सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये 3 पॉइंट्स जो हेडिंग्स है, मेन हेडिंग्स हमने कवर कर ली थी। अब रिमेनिंग 3 हेडिंग्स हमको कवर करनी है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, जिन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करते हैं उन्हें फैक्टर्स बोलते हैं। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट लॉ क्या है, ये जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इनको ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरली ROR। अब ये पूरी वीडियो में आप कभी मत भूलिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को ROR लिख सकते हैं। आई होप बहुत से बच्चे इसको जानते होंगे ऑलरेडी। तो देखिए क्या कहते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, जो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब उनको घटाने पे या बढ़ाने पे जो चेंजेस हमें रिएक्शन में देखने को मिलते हैं उसे ही हम बोलते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम जल्दी से यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट हेडिंग हमारी है कंसंट्रेशन। आप तो जानते ही होंगे कंसंट्रेशन। सो बच्चों, आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि रिएक्शन में कंसंट्रेशन कितनी बड़ी महत्व रखती है। कंसंट्रेशन हम कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर कंसंट्रेशन घटानी है तो उसमें पानी ऐड कर दीजिए, अगर कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो उसमें से पानी निकाल लीजिए, यानी पानी की मात्रा कम कीजिए। अब निकाल तो नहीं सकते, यानी उसकी पानी की मात्रा उसमें शुरुआती दौर में हमें कम करनी होगी। तो अब देखिए क्या आप होते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो आप जानते ही क्या होते हैं। इनको हम कुछ पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे। जितने भी फैक्टर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो उनको हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे। घटाने में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो पढ़ेंगे, और बढ़ाने में क्या चेंजेस आ रहे हैं हम वो पढ़ेंगे। तो कुछ 4-5-6 पॉइंट्स हैं जो हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली क्या होता है हमारे साथ, जनरली ROR जो होता है वो इंक्रीज करता है by increasing concentration। मतलब कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो ROR कभी कभी इंक्रीज करती है, और कभी कभी ऐसा क्या होता है, जनरली मतलब जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, डिक्रीज करती है। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स, कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है अलग अलग रिएक्शन के लिए। इसमें क्या होता है हमारे लिए, जो कंसंट्रेशन मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है कंसंट्रेशन पर अनअफेक्टेड होती है। मतलब कंसंट्रेशन हम बढ़ाएं या घटाएं, रिएक्शन में कोई, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने जो आपको बता दिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आप इसको समझ गए होंगे। अब ऐसा ही नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे डाल सकते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जनरली फ्रेंड्स कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो होता है, बहुत से लोग डेफिनेशन जानते हैं बस इतना ही जानते हैं, कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। पर ये एग्जैक्ट डेफिनेशन कैटलिस्ट की नहीं है। तो कैटलिस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। अल्टर मतलब क्या होता है, या तो घटाता है या तो बढ़ाता है, या तो इंक्रीज करेगा या तो फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये दो ही काम कर सकते हैं, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। यही मतलब हुआ अल्टर का। तो अब कैटलिस्ट, ठीक है, अब यही कुछ कैटलिस्ट ऐसे हैं जो उनको हम यूज़ करते हैं घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक रिएक्शन लें जिसमें आपको हम कैटलिस्ट का यूज़ दिखाना चाहें, जस्ट लाइक हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस लिया, हमने अपनी बुक से कोई कॉन्टैक्ट प्रोसेस लिया अपने मतलब कि अपने कोर्स से, ये देखिए यहाँ पे हमारा SO3 मैंने बना दिया, तो यहाँ पे टू हाँ हाँ बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या करें NO हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्या जनरली 2 ही लगा देना है, तो अब हमारी रिएक्शन में लगे, तो NO यहाँ पे क्या है, NO ये जो हमारे यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि फैक्टर्स क्या है, अब जो कैटलिस्ट भी तो एक फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है बढ़ाता है, इसीलिए अब हमने कैटलिस्ट समझ लिया, कंसंट्रेशन समझ ली। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं जो कि हमारा है नेचर ऑफ, थर्ड हेडिंग हमारी है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो बच्चों आप लोग आई होप रिएक्टेंट जानते हैं कि किसे कहते होंगे। तो रिएक्टेंट हम लोग उससे कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए प्रोडक्ट है, ए रिएक्ट ये है और ए से में बी बना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो आप लोग कभी ये मत भूलिएगा, इसे कंफ्यूज मत होइए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट, अब होता है नेचर। अब इसकी बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, ये है कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, ये भी तो डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए यहीं से तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, तो जहाँ से इनिशियल स्टेट है वो उसका नेचर कैसा है, यानी रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, उसको हम घटाने पे बढ़ाने पे जो चेंजेस लाने पे रिएक्शन में क्या चेंजेस आते हैं वो पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स जो रिएक्टेंट्स का होता है अलग अलग, सबका अपना नेचर होता है, अलग अलग कंसनट्रेशंस होती हैं। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो कभी कभी क्या होते हैं, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, न्यू बॉन्ड्स ब्रेकअप होते हैं, तो सेवरल एनर्जीज जो रिलीज होती हैं, एब्जॉर्व होती हैं, कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं। तो ऐसे क्या होता है कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो उससे आप समझने की कोशिश करिएगा। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे 2NO लिया, हमने यहाँ पे 2NO लिया और O2 लिया, और ये देखिए हमने इसका जहाँ पे ऑक्सीडेशन कराया तो 2NO2 ऑटोमेटिक बन गया। अब देखिए ये हमारी रिएक्शन क्या है, वेरी फास्ट है, ठीक। अब ऐसे ही हम लेते हैं 2CO, इसका भी ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो यहाँ पे 2CO2 बना। देखिए ये क्या है, NO है, CO है, ऑक्सीडेशन इसका भी, ऑक्सीडेशन इसका भी हुआ। अब देखिए 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ये बना रहा है, 2 मोल नाइट्रिक एसिड ये भी बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रही है, क्योंकि इनके नेचर में डिफरेंस है, क्योंकि इनके नेचर में क्या है, डिफरेंस है, इसीलिए ये जो क्या है जो रिएक्शन में क्या है, चेंजेस आए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे रिएक्टेंट के चेंजेस होने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन में होता है वो चेंज हो जाता है, भले ही वो सिमिलर दिख रही हूँ, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं सही नेक्स्ट फैक्टर में। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा फैक्टर है फोर्थ है कि जो कि है टेम्परेचर। ये देखिए हमने टेम्परेचर हेडिंग लगा ली। तो टेम्परेचर में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सोल्यूशन इसमें रखा है जो कि हमको प्रोडक्ट में करने मतलब रिएक्शन करानी है हमें, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर दिया इसको, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले तो रेस्ट पोजीशन में थे, लेकिन जहाँ इनको एनर्जीज मिलने लगी तो ये दौड़ने लगे, आपस में दौड़ने लगे तो आपस में ये सब लड़ेंगे, तो क्या होगा, ऐसा सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मिलेगा। जैसे आप कभी नमक पानी में डालते हैं तो ऐसा नहीं मिलता, लेकिन आप चम्मच से उसे हिला देते हैं तो हिलाने से क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में लड़के सोल्यूशन जल्दी बना लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर से जो उनके जो कोलाइड्सल हैं, जो पार्टिकल्स हैं आपस में लड़ेंगे, सोल्यूशन जल्दी प्रोडक्ट जल्दी बना लेंगे, सोल्यूशन जल्दी बना लेंगे। इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। फिर से बोलिए मेरे साथ, क्या करती है, इंक्रीज करती है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन हमारे साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो फैक्टर है, आई होप ये फैक्टर आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट फैक्टर हम यहाँ पे लगाते हैं फिफ्थ, विच इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जो रिएक्टेंट की सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया
एरिया ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि सरफेस एरिया जो रिएक्टेंट की ज़्यादा है या कम है। देखिए जितने फैक्टर्स है मैंने आपको बताया कि हर बार कम या ज़्यादा की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं हम सरफेस एरिया की, जो हमारे जो सरफेस एरिया रिएक्टेंट की ज़्यादा होने पे या कम होने पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम स्टेट में है, किसमें हो, सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में हो, तो अगर एरिया ज़्यादा होगा, तो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारी, इंक्रीज करेगी। मतलब अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के जो नेचर है दोनों सेम है, स्टेट से मतलब या तो लिक्विड है या तो गैस है या तो सॉलिड है, तो कोई तीनों में से किसी एक स्टेट पे बस दोनों स्टेट सेम हो तो उनकी एरिया ज़्यादा होने, सरफेस एरिया ज़्यादा होने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये कुछ छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। देखिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, तो इसको बस एक बार समझ लीजिए, एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो लास्ट हम लिखते हैं जो उसका फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट के प्रेजेंस में अपना ये कौन सा कर्तव्य दिखाती है ये हम पता करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब कोई जो जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, द रिएक्शन विच occurs in the presence of light called फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जो अब्सेंस में होती हैं, जो रिएक्शन अब्सेंस में होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। तो उन्हें क्या बोलते हैं लोग, डार्क रिएक्शन, उन्हें क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। सो एक हम रिएक्शन लिखते हैं विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बहुत ही ज़्यादा फेमस रिएक्शन है ये। देखिए हाइड्रोजन जब क्लोरीन गैसियस स्टेट से मिला तो एच न्यू, ये एच न्यू क्या है, लाइट है, ये क्या है, एच न्यू, यूवी रेज जो सन रेज आती है उसे ही एच न्यू बोलते हैं। तो 2HCl ये ऑटोमेटिक हमारा क्या है, गैस बना दिया विच इज इन द फॉर्म ऑफ द एसिड। तो ये देखिए ये हमारी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर ये रिएक्शन, इसको लाइट नहीं दी जाएगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो इसीलिए ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो मैंने आई ख़त्म कर लिया है अपना फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब बढ़ते हैं हम रेट एक्सप्रेशन क्या है, इसके बाद रेट लॉ क्या है, इसके बाद ये पार्ट वीडियो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम हेडिंग लगाते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ। थ्योरी में भले थोड़ा सा कम लिखाऊंगा लेकिन आपको एक्सप्लेन वो अच्छा करा दूंगा। ये क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट मतलब होता है हिंदी का दर, एक्सप्रेशन मतलब होता है कैसे एक्सप्रेस किया गया है, उसको कैसे दिखाया गया, कैसे वर्णन किया गया है। तो देखिए मान लीजिए कोई इसका इतने मोल सही है, कोई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो इस टाइम क्या हुआ हमारा, ये प्रोडक्ट बना, ये हमारा प्रोडक्ट बना सी, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म होता है ये डी। तो ये हमारी ये क्या बना, ये देखिए इस टाइम हमारा बना, ये हम मतलब हमारी रेट ऑफ रिएक्शन हुई। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही बोलते हैं रेट, मतलब रेट एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन अकर हुई हमने ऐसे ही एक डेफिनेट मैनर में लिख दिया, तो इसी डेफिनेट मैनर को क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन। अब साइंटिस्टों ने, में बड़े बड़े साइंटिस्टों ने क्या बताया कि जो ये कंसंट्रेशन है, अब देखिए जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, तो कंसंट्रेशन क्या कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज करने पे क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगी। तो इसीलिए
हमें क्या करना होगा, तो इसीलिए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बताया, जो रेट हमारी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रिएक्टेंट की होती है। मतलब किसकी होती है, रिएक्टेंट की होती है। ये देखिए, और उन्होंने बताया कि जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो इसकी पावर रेज्ड पावर में हो जाता है। पर लेकिन आगे चल के जो रेट लॉ आया, क्या आया, रेट लॉ, उसने इस बात को गलत साबित कर दिया। लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल सही थी कि जो रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के। ये जो ब्रैकेट्स हैं हमें क्या बताते हैं, ये ब्रैकेट्स हमें कंसंट्रेशन बताते हैं, ये ब्रैकेट्स हमें क्या बताते हैं, कंसंट्रेशन बताते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि रेट एक्सप्रेशन क्या है। अब इसी के सब टॉपिक को हम बताते हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है। क्या बताऊंगा मैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है। अब देखिए, जब हम आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या होता है कि एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होता है विच इज के। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हमारा आया, के। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि ये जो ए है, मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इन कंसंट्रेशन की जो कुछ पावर आएगी वो इनकी इक्वल हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है। हम डायरेक्टली देख करके नहीं बता सकते। यही चीज़, सेम चीज़ रेट लॉ ने एक्सप्रेस की है, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या हुआ, तो ये देखिए, ये जो पावर्स हैं इक्वल हो सकती हैं और नहीं भी इक्वल हो सकती हैं। तो ये हमारा के हमारा क्या कहलाया, यही जो टर्म हमारा के आया इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक कांस्टेंट बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए इतने सारे इसके नाम हैं, रेट कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है इसका। तो यही होता है इसका रेट कांस्टेंट। आगे चल के हम इसकी यूनिट्स पढ़ेंगे, ये क्या है, और इसी को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। आई होप फ्रेंड्स इसको आप समझ गए होंगे कि रेट कांस्टेंट क्या टर्म है। अब यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि रेट लॉ क्या है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आस्किंग हमेशा क्वेश्चन रहता है, आपके प्री बोर्ड्स में भी रहता है, बोर्ड्स में भी रहता है। तो रेट लॉ क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रेट लॉ, अगर रेट लॉ को डेफिनेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेट लॉ में बी defined as the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reaction। मतलब क्या मैंने लिखा, देखिए आपको हो सकता है आपको नहीं समझ में आओ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने लिखा कि रेट लॉ में बी डिफाइंड एज द, उसको डिफाइन किया जा सकता है एक ऐसी एक्सप्रेशन में जिसमें रेट ऑफ जो रिएक्शन हो वो कंसंट्रेशन के टर्म में लिखी हो। मतलब कि एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट, जो रिएक्शन की रेट है, दर है, इज गिवन इन द टर्म ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। मान लीजिए ये प्रोडक्ट बना, किस में कन्वर्ट हुआ हमारा, सी और डी में, प्लस लगा दो यहाँ पे डी में। तो मैंने आपको कहता था कि ये जो ब्रैकेट्स है कंसंट्रेशन को बताते हैं। तो एक्चुअली में ये जो रिएक्शन में ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, वरना रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए लिखा है। तो ये जो ऐसी में रिएक्शन है, मान लीजिए हमने NO का ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बना, NO2 बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंसंट्रेशन के टर्म में लिखे हैं तो ये रेट ला हुआ। अब देखिए ये जो हमारी समझने की कोशिश करिएगा, ये जो हमारी है इसे हम क्या बोलेंगे, रेट एक्सप्रेशन। मैंने आपको पहले समझाया था, इसे बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो रेट लॉ है,
ठीक है, रेट लॉ है। मान लीजिए ये हमारी जो है रेट अब मैंने बताया कि रेट इज इक्वल्स टू होना चाहिए किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में। किसके होने चाहिए, रेट किसके टर्म में होना चाहिए, कंसंट्रेशन। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा NO और O2 ये लिखा, ठीक, O2 तो ये लिखा। अब इसकी देखिए यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट कितने हैं, कुछ नहीं है तो यानी 1 है, कुछ नहीं है तो यानी 1 है। तो वैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, अभी अनबैलेंस है तो यहाँ पे हमने 2, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 और यहाँ पे हमने लिखा 2। तो यहाँ पे क्या है, इसकी कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसने रेट लॉ में जो है इसका मैंने जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि ये जो कॉफिशिएंट है इसकी पावर के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इक्वल लिया। इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो हमने जैसे लिख दिया। तो हमने क्या, रेट लॉ कहता है कि जो रेट होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो मतलब जो रिएक्शन रेट है कंसंट्रेशन के टर्म में लिखी जाए उसे क्या बोलते हैं, रेट लॉ। मतलब जब कभी भी रिएक्शन रेट को कंसंट्रेशन के टर्म में लिख दें उसे क्या बोलते हैं, रेट लॉ। जब ऐसे रिएक्शन को हम रेट एक्सप्रेशन में लिखें उसे क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन। तो आई होप फ्रेंड्स आप उसे रेट लॉ मतलब रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन समझ गए होंगे और डिफरेंस भी समझ गए होंगे। मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स की स्टार्टिंग में रेट लिखना सिखाया था। तो ये प्रोडक्ट में अगर रिएक्टेंट में है तो माइनस लगा दीजिए dNO/dt। तो ये रेट हो गया, एज इट इज़ ये उतार दीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि रेट लॉ क्या है, रेट एक्सप्रेशन क्या है। रेट को हम जब कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये रेट लॉ बन जाता है। लेकिन जब कभी हम इसको ऐसे एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो ये रेट एक्सप्रेशन लिख जाता है। तो जब कभी भी हम रिएक्शन की स्पीड को यानी रेट को कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं विच रेज सम देयर पावर्स। अब जो ये पावर्स हैं ये डायरेक्टली हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं। मतलब कि यहाँ अगर हम यहाँ पॉइंट्स लिखें तो देयर, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी इसको आगे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देयर पावर्स कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंपली लुकिंग। मतलब सिंपली देख करके हम इसकी रेट ऑफ मतलब जो ये पावर्स हैं नहीं लिख सकते हैं। इनको हम आगे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं हम, एक्सपेरिमेंटली। सो फ्रेंड्स ऐसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट कवर किया। तो अब इसको आप देखते रहिए और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।